आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रैक्शन क्या होता है। ड्राइविंग फॉरवर्ड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड द ट्रैक्शन एंड द सिस्टम विच इम्प्लॉइज फॉर दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ ट्रैक्शन सिस्टम। किसी भी व्हीकल को आगे खींचने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है ट्रैक्शन। उस व्हीकल को आगे खींचने के लिए जो भी उसमें मैकेनिज़्म लगे होते हैं, है ना, जो भी उसमें इक्विपमेंट्स अप्लाई किया जाता है वो सब क्या कहलाता है, ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। तो मुख्य रूप से जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स जो गाड़ी है उसको खींचने के लिए जो हम लोग सिस्टम यूज़ करेंगे वो यदि इलेक्ट्रिक है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, और जो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है तो उसमें आपका आ जाएगा जैसे जो डीजल इंजन है ये सब आते हैं ना। तो इसके हिसाब से इसको मुख्य रूप से दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम पे। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट मीन्स फॉर रेलवेज, ट्राम्स, ट्रॉलीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा ऑपरेट होता है वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, है ना। या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन means a locomotive in which the driving force is obtained from electric motors। ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम मतलब ऐसा लोकोमोटिव जिसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन विल कंटिन्यू टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द रेलवे सिंस इट इज़ एनवायरमेंटली क्लीन टेक्नोलॉजी कंपेयर टू डीजल ट्रैक्शन सिस्टम एंड इट्स रनिंग कास्ट इज़ लो। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जब इसको कैटेगराइज किया गया था तो अलग अलग ट्रैक्शन सिस्टम में जो एक मुख्य रूप से जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है और प्योरली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेलवे में, क्योंकि वो इन्वायरमेंटली क्लीन टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया जाता है। जो डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है जिसमें डीजल के द्वारा हम लोग ट्रेन को चलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या जो आती है वो पॉल्यूशन की होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन है उसका रनिंग कास्ट क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के, जिसको हम लोग विस्तार से देखेंगे अगले स्लाइड में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है ना। तो ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की विशेषता बताइए, है ना। तो फर्स्ट इसमें जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी एक्सर्टेड एट स्टार्टिंग इन ऑर्डर टू हैव रैपिड एक्सेलरेशन। मैक्सिमम जो ट्रैक्टिव एफर्ट है उसमें प्रोवाइड होना चाहिए स्टार्टिंग केस में, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग केस में आपका क्या होता है, ट्रेन लोडेड कंडीशन पे और स्थिर अवस्था में होती है, उसको अचानक से आपको स्टार्ट करने के लिए उसमें मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट लगना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है उसके द्वारा। ठीक है, सेकंड है इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ ओवरलोड फॉर शॉर्ट पीरियड। उसमें जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे, जो मोटर्स जो लगे होंगे वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए, जो ओवरलोड होगा उसके लिए, है ना, कि कुछ टाइम के लिए अगर उसमें ओवरलोडिंग का कंडीशन आ जाए तो उस केस में भी वो जो मशीन है वो उसको खींचने में वो हेल्पफुल होना चाहिए ना, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस ट्रेन को खींच सके। थर्ड है द वियर कॉसेस ऑन द ट्रैक शुड बी मिनिमम।
जब ट्रेन चलती है पटरी पे तो उस समय उसका जो घिसाव है वो कम होना चाहिए। ठीक है। ब्रेकिंग शुड बी पॉसिबल विथाउट एक्सेसिव वियर ऑन ब्रशेस। जब उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन में जब ब्रेक लगाते हैं तो उस केस में उसका जो ब्रश होगा वहाँ पे जो वियर होगा मीन्स जो घिसाव होगा वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ब्रेकिंग शुड बी पॉसिबल विथाउट एक्सेसिव वियर ऑन ब्रशेस। तो ब्रश में ज़्यादा उसमें घर्षण नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है इसका कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। जो भी आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम होगा उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर सप्लाई कई बार क्या होता है कट हो जाता है ना, टेम्परेरी इंटरप्शन आ जाता है, तो उस चीज़ को कैपेबल मतलब उसको विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस ट्रैक्शन सिस्टम पे कि कहीं पे अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी हो जाए वोल्टेज पे तो उसमें ट्रैक्शन सिस्टम जो ट्रैक्शन है मोटर है वो बंद नहीं होना चाहिए उस केस में। तो उसमें फ्लक्चुएशन को और टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पैरेलल रनिंग यूजुअली मोर देन 1 or 2 or 4 मोटर्स शुड बी पॉसिबल। कि जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें पैरेलल रनिंग जो मोटर्स है वो लगा होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल रनिंग यूजुअली मोर देन 1 or 2 or 4 मोटर शुड बी पॉसिबल। उसमें संभव हो पैरेलल रनिंग ताकि सिस्टम फेलियर के केस में दूसरे मोटर से वो ऑपरेट किया जा सके। तो इस तरीके से इसमें आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए 6 मुख्य रूप से पॉइंट बताए गए हैं। मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए उसमें ताकि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो खींचने की जो प्रोसेस है, खींचने का जो कैपेबिलिटी है वो होना चाहिए ताकि रैपिड एक्सेलरेशन के साथ वो उस ट्रेन को खींच सके। दूसरा आपका है कि ओवरलोड को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, है ना। थर्ड है कि वो जो ट्रैक्शन है ट्रैक्शन सिस्टम में जो वियर एंड टीयर जो होता है वो कम से कम होना चाहिए। मीन्स घिसाव जो है और घर्षण ये सब जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम होना चाहिए। उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम जो अप्लाई होता है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रश में जो घिसाव है वो कम होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है इसका कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन आइडियल जो ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें। और पैरेलल रनिंग का केस उसमें होना चाहिए, है ना, ताकि जो मोटर्स है वो पैरेलल रनिंग केस में अगर एक मोटर फेल हो जाता है तो दूसरे मोटर से उसमें काम चलाया जा सके। तो इस तरीके से ये 6 मुख्य पॉइंट है आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के, इसको आपको याद रखना है। अब आपको ले चलते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट है चीपनेस। इट इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ ऑल अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। तो जितने भी प्रकार के जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें से ये चीप होता है, मीन्स सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा है क्लीनलीनेस। इट इज़ अ फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्लू गैसेस। जैसे हम लोग डीजल ट्रैक्शन की अपन बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, तो उसमें क्या होता है पॉल्यूशन होता है, या स्टीम इंजन जो है उसमें भी पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब के कंपेयर में जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस और जो रिपेयर कॉस्ट होता है इसमें 50% होता है स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम के कंपेयर में। ठीक है। तो जो स्टीम इंजन होता है उसके तुलना में इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 50% कम होता है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग टाइम। इट कैन बी स्टार्टेड विदाउट लॉस ऑफ टाइम। इसमें जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कम होता है, साथ ही साथ इसमें रैपिड एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है। बहुत ही जल्दी इसको स्टार्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को।
नेक्स्ट है हाई स्टार्टिंग टार्क। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है इसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दिस सिस्टम यूजेस अ डीसी एंड एसी सीरीज मोटर्स विच हैव अ वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क। इसमें जनरली हम लोग डीसी और एसी सीरीज मोटर जो यूज़ करते हैं उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण से ये रैपिड एक्सेलरेशन इसमें पॉसिबल होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे। तो ये इसका मुख्य एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेकिंग। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूजुअली विच फीड बैक 40% ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एक और मुख्य एडवांटेज ये है कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग 40% जो एनर्जी है उसको बचा सकते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जब कोई ट्रेन है वो हाई हिली एरिया से नीचे स्लोप की ओर गुजरता है, तो उस केस में क्या होता है, जो व्हील होता है वो फ्री रनिंग टाइम पे मतलब फ्री होके घूमने लगता है। तो जो व्हील जो घूमता है ऊपर से नीचे की ओर जब ट्रेन आती है, तो उस केस में जो व्हील है ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो घूमने लगेगा। तो उसके कारण से उसका जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। जैसे अपन इक्वेशन पढ़ते हैं डीसी मोटर का, तो ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइड, ई बी इज इक्वल्स होता है वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो इसमें आर्मेचर करंट का अगर निकालेंगे तो आई ए इज इक्वल्स टू वी माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है इसको देख लीजिए एक बार, ये होता है ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए होता है ना। तो इसमें से हम लोग आई ए अगर इसको निकालेंगे, इसको पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा v माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब वो फ्री रनिंग केस में होता है तो उस केस में उसका जो बैक ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बैक ईएमएफ का वैल्यू बढ़ेगा, मीन्स आई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि v माइनस ई बी होता है। ई बी का वैल्यू जब आपका मैक्सिमम पहुंचेगा तो उस केस में आई ए का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, माइनस पे चला जाएगा। आई ए का वैल्यू माइनस पे है मतलब क्या होता है, ये जनरेटर का केस होता है ना। जब आई ए पॉजिटिव है मतलब वो सप्लाई लेगा, और जब आई ए का वैल्यू निगेटिव है मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रहा है। तो क्या होता है, जब ट्रेन हाई हिली एरिया से गुजरता है तो उसके कारण से व्हील जो है वो बहुत स्पीड से घूमने लगता है, तो उसके वोल्टेज की तुलना में उसका जो बैक ईएमएफ है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण से उसका जो आर्मेचर करंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आई ए इक्वल्स टू वी माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए है। ठीक है, आई ए का वैल्यू निगेटिव मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऐसा जनरेटर की तरह काम करेगा। तो उस समय जो एनर्जी जनरेट होगा उसको क्या करते हैं, हम लोग रीस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी के फॉर्म में, या फिर उसको वापस सप्लाई को रिटर्न कर दिया जाता है। उस समय हम लोग सप्लाई नहीं लेंगे, वो जो है सप्लाई में रिटर्न जाएगा उस समय जो करंट है वो। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के केस में। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ साथ, तो ये इसका एडवांटेज होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। और नेक्स्ट है सेविंग ऑफ हाई ग्रेड कोल। अब इससे क्या होगा, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें कोल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे आपका स्टीम जो इंजन होता है उसमें हम लोग कोल का यूज़ करते हैं स्टीम फॉर्मेशन के लिए, मतलब हम लोग कोल को जला के क्या करते हैं, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम का यूज़ करते हैं इंजन को चलाने के लिए, स्टीम इंजन को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कोल का सेविंग होता है। नो कोल इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के। तो फर्स्ट है इसमें हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर। इसका जो इनिशियल कास्ट जो होगा वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
फेल्योर ऑफ सप्लाई इज़ अ प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि सप्लाई में इंटरप्शन हो जाता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम पे। जैसे कि कहीं से जो जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ से इसमें सप्लाई आ रहा है, तो उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया या फिर जनरेटिंग स्टेशन फेल्योर हो जाता है, तो उस केस में इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है सप्लाई इंटरप्शन के केस में। थर्ड है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल हैव टू मूव ओनली ऑन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो केवल इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक पे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो डीजल इंजन है उसको हम लोग जैसे एज यूजुअल अपन किसी भी ट्रैक पे उसको चला सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रैक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, वो केवल इलेक्ट्रिक ट्रैक के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर ब्रेकिंग एंड कंट्रोल एडिशनल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो जैसे आपके डीजल इंजन और जो स्टीम इंजन जो लोकोमोटिव होता है, उसके कंपेयर में इसमें ब्रेकिंग और कंट्रोल के लिए एडिशनल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम पे। और नेक्स्ट है, इंटरफेरेंस विथ टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन लाइंस। ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जनरली हम जो यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज वो 25 kV AC होता है, तो उसके कारण से उसके आइट साइड से जितने भी टेलीफोन लाइंस या फिर जो केबल गया होता है वहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 5 डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के। अब उसके बाद है सिस्टम ऑन ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके लिए हम लोग कौन कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें DC सिस्टम। ठीक है, उसके बाद AC सिस्टम। तो जो AC सिस्टम है वो मुख्य रूप से 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 3 फेज AC सिस्टम। यहाँ पे हम लोग 3 फेज यूज़ करेंगे सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सिस्टम। सिंगल फेज रहेगा और जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जनरली यूज़ करते हैं, तो वो सिंगल फेज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा। नेक्स्ट है सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम, जो कि ये जो है लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन जनरली जो हाई हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हाई हिली एरिया होता है वहाँ पे जो मोटर यूज़ करते हैं वो होता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसमें यूज़ किया जाता है। तो वो जो है उसका परफॉर्मेंस जो है केवल लो फ्रिक्वेंसी के केस में ही हाई परफॉर्मेंस वो देता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम का, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के केस में सिस्टम एफिशिएंसी जो है वो हाई हो जाता है। और ये जो लास्ट है सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम या फिर इसको बोलते हैं केंडो सिस्टम, है ना। जो ओवरहेड लाइन है वहाँ पे क्या आपका सप्लाई जो रहेगा वो 25 kV AC रहेगा, सिंगल फेज सिस्टम में रहेगा। बाद में उसको केंडो सिस्टम के द्वारा 3 फेज में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो सिस्टम अंदर में जो ऑपरेट होगा, मीन्स जो मोटर जो ऑपरेट होगा वो 3 फेज उसमें लगा रहेगा, 3 फेज सिस्टम का। तो केंडो सिस्टम उसको क्या करेगा, सिंगल फेज टू 3 फेज कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य रूप से DC सिस्टम और AC सिस्टम होते हैं, और AC सिस्टम जो है 4 प्रकार से ऑपरेट होता है। डायरेक्ट 3 फेज AC सिस्टम, सिंगल फेज AC सिस्टम, और सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी के साथ, और सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम मीन्स कैंडो सिस्टम। ठीक है, 600 वोल्ट DC इज गिवन टू द ट्रामस्वेज एंड ट्रॉली बसेस। जो ट्रामस्वेज होता है मीन्स जस्ट लाइक ऐसा ट्रेन की तरह ही होता है, बट ये इसकी कैपेसिटी होती है वो स्मॉल होता है ना। तो जो ट्रामस्वेज और जो ट्रॉली बसेस होता है उसके लिए हम लोग 600 वोल्ट DC यूज़ करते हैं। 600 to 500 वोल्ट DC यूज़ किया जाता है।
अब देखेंगे ट्रैक सिस्टम क्लासिफिकेशन ना। तो इन जनरल फॉलोइंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एग्जिस्ट। जो ट्रैक सिस्टम होता है उसमें कितने प्रकार के अलग अलग जो डीसी सिस्टम या एसी सिस्टम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एसी 3 फेज 3.7 kV सिस्टम, एसी सिंगल फेज 15 to 16 kV से ये जो होता है इसको फ्रिक्वेंसी 161 से 25 हर्ट्ज के लिए इसको यूज़ करते हैं। एसी सिंगल फेज 20 to 25 kV 50 to 60 हर्ट्ज, डीसी 600 वोल्ट, डीसी 1200 वोल्ट, डीसी 1.5 kV एंड डीसी 3 kV। तो ये जो सिस्टम है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम है। तो एसी सिस्टम के क्या एडवांटेज है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें एडवांटेज इसका लाइट ओवरहेड कैटेनरी। जो आपका एसी सिस्टम है ना, उसका जो ओवरहेड कैटेनरी है, कैटेनरी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब लाइट होता है, उसका वेट जो रहेगा वो कम रहेगा। दूसरा है सेविंग इन सबस्टेशन। जो एसी सिस्टम है उसमें क्या होता है, सबस्टेशन सेविंग होता है, मीन्स कम सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थर्ड है मोर फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है लेसर इक्विपमेंट यूज्ड एंड इजी टू मेंटेन। उसमें कम इक्विपमेंट जो है वो कम यूज़ होता है एसी के केस में, और उसको मेंटेन करना आसान होता है। स्टार्टिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एसी सिस्टम के केस में। चीपर एज फॉर एज कॉस्ट फॉर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के समय इसका जो कास्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना, और सस्ता होता है एज कंपेयर टू डीसी के। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, सिंगल फेज एसी सिस्टम इम्पोसेस अनबैलेंसिंग इफेक्ट। सिस्टम में अनबैलेंसिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एसी सिस्टम। एंड सेकंड है प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस विथ टेलीकम्युनिकेशन लाइन। जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन होता है उसके साथ रेडियो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है एसी के केस में। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।